हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने रेडॉक्स रिएक्शन और डेनियल सेल के ऊपर डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर में हम जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव और किसी सेल का ईएमएफ यानी कि वैद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी जो है चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव जानने से पहले हमको एक बार पिछले लेक्चर को एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने जो है डेनियल सेल के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें हमने जाना था कि डेनियल सेल में दो कांच का जार होता है और इसमें भरा होता है वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वैद्युत अपघट्य। और यहाँ पर जिस धातु की छड़ डाली जाती है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने जिंक धातु की छड़ डाली है, तो यहाँ पर जो विलयन होगा, जो वैद्युत अपघट्य होगा, वो जिंक का ही कोई विलयन होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर अगर हमने कॉपर की रॉड डाली है तो यहाँ पर जो विलयन होगा वो कॉपर का ही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये रॉड जिंक की है और ये जो विलयन है वो जिंक सल्फेट का है, और यहाँ पर ये जो रॉड है वो कॉपर की है और ये जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का है, जो विलयन कॉपर सल्फेट का है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे हम इसको क्या करते हैं, एक वायर के थ्रू अटैच करते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ से ये जो जिंक है ये टूटना शुरू हो जाता है और इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, धातु के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज रॉड के ऊपर, और विलयन में जो है Zn2+ आयन जो है बिखर जाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में ये सारा डिस्कशन किया था। यहाँ पर Zn2+ चार्ज आ जाता है और यहाँ पर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको जो है पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। यहाँ पर आपको सिर्फ ऊपर से ही बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉपर क्या करता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर चला जाता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, जिंक जो है जिंक टूटता है Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो जो है वो इसी पर आ जाता है, इसी सरफेस के ऊपर आ जाता है धातु के, लेकिन जिंक जो है सॉल्यूशन में चला जाता है। और ऐसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है ये टूटता है कॉपर 2+ और SO4 में, और कॉपर जो है 2+ जो है ये विलयन का कॉपर 2+, इससे धातु से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें जो जमने लगता है, इसके चारों तरफ जमने लगता है, तो यहाँ पर आ जाता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और विलयन में हो जाता है SO4 आयन हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्रिया होती रहती है। जैसे यहाँ पर अगर एक जिंक टूटता है तो एक Zn2+ होगा और एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 2 जिंक टूटेगा तो ऐसे से इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता जाएगा। यानी अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर जो रॉड है, रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और विलयन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखते हैं कि एक ऐसी स्टेज आती है यानी इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था पर होता क्या है, साम्यावस्था पर ये जो मैक्सिमम Zn है वो Zn2+ के फॉर्म में टूट जाता है और यहाँ पर आ जाता है मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज। इस स्थिति में कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज और जो विलयन में पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक बैरियर बन जाता है। यहाँ पर ये सारे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे क्योंकि विलयन में पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच में जब एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ आ जाते हैं तो इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यानी यहाँ पर आता है विभव का अंतर, दोनों यहाँ पर रॉड और विलयन के बीच में क्या आता है, विभव का अंतर। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सल्फेट आयन के कारण क्या होता है, सल्फेट आयन के कारण इसके ऊपर आता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और रॉड पे हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक डिफरेंस क्रिएट होता है इलेक्ट्रोड का। यहाँ पर हो जाता है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच जो डिफरेंस हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है, यहाँ पर भी क्रिएट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जो है होता है उत्पन्न। इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अच्छी तरह से, केवल एक ही रॉड की बात करके। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा इसमें जिंक का रॉड है और ये जो पूरा विलयन है वो किसका है, पूरा विलयन हमारा है जिंक सल्फेट का, मान लीजिए है, ये विलयन जिंक सल्फेट का है और ये रॉड है जिंक की। तो देखते हैं कि जैसे जैसे जिंक टूटता है, जिंक हमारा टूटता है Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में, तो Zn2+ तो विलयन में घुल जाता है, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके सरफेस पर रह जाता है, रॉड के सरफेस पर रह जाता है इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ऐसे क्या होता है, धीरे जैसे जैसे जिंक टूटता है इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है, और विलयन में जो है, विलयन में Zn2+ आता रहता है, तो विलयन में Zn2+ आता रहता है। और ये क्रिया स्वतः ही होती है, इसमें कुछ किया नहीं जाता, ये क्रिया अपने आप ही होती है। ठीक है, जैसे ही जिंक सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो ये क्रिया स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ पर कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम पर हम कहते हैं, साम्यावस्था पर, इक्विलिब्रियम पर
जैसे अभी जब एक जिंक टूटेगा तो एक Zn प्लस और एक निगेटिव, दूसरा टूटेगा तो और Zn प्लस निगेटिव, यानी मान जो बढ़ रहा है उनका डिफरेंस जो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो एक ऐसी स्टेज जिसको इक्विलिब्रियम कहेंगे, इक्विलिब्रियम पर ये मैक्सिमम हो जाता है, यानी ये प्लस 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 मैक्सिमम हो जाएगा और ये निगेटिव चार्ज मैक्सिमम हो जाता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड का इनका डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, यानी जो विभवांतर के जो विभव का, निगेटिव चार्ज के कारण एक विभव होगा और पॉजिटिव चार्ज के कारण एक विभव होगा। प्लस चार्ज के कारण जो विभव उत्पन्न होता है और माइनस चार्ज के कारण जो विभव उत्पन्न होता है, उनका जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। और यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो रही है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। तो उसको हम लोग कहते हैं, ये जो अभिक्रिया हो रही है इसको कहते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पर हो रहा है। और ऐसे ही सेम क्रिया जो है दूसरे वाले विलेन के साथ भी होगी। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कॉपर का है, कॉपर का लिया है, और जो विलेन ये कॉपर सल्फेट का है, विलेन है हमारा ये कॉपर सल्फेट का है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कॉपर है ये टूटता है CO2 प्लस और SO4 डबल माइनस में। तो अब ये CO2 प्लस है वो इस सरफेस से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, यहाँ पर इसकी विपरीत क्रिया होगी, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके चारों तरफ क्या होता है, जमने लगता है, कॉपर जो है इसके चारों तरफ जमने लगता है, और विलेन में सिर्फ रह जाता है SO4 माइनस चार्ज, SO4 माइनस चार्ज ये रह जाता है। तो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पर इस पर पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या होता है, एक बैरियर क्रिएट होता है निगेटिव, क्योंकि विलेन जो है, विलेन में सारे निगेटिव चार्ज आ गए हैं SO4 के कारण निगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव। तो इनमें क्या होता है, एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो इस डिफरेंस को ही कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इनकी विभव में जैसे प्लस चार्ज के कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है और माइनस के कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है, उन दोनों के अंतर को ही कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्रिया कौन से वाले, मतलब किस कारण हो रही है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, अपचयन के कारण हो रही है, ये क्रिया अपचयन के कारण हो रही है। तो यहाँ पर जो होता है हम लोग कहते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, इस विभव कहते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, या फिर OR कह रहे हैं, RP रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसमें एक नया टर्म आता है मानक अपचयन विभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानक अपचयन विभव या फिर मानक ऑक्सीकरण विभव। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमने जो विलेन लिया है जिंक सल्फेट का या फिर कॉपर सल्फेट का, दोनों जो हमने विलेन लिया है, अगर इसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर, सांद्रता को हम कितना ले लें, सांद्रता को 1 मोल पर लीटर ले लें, ठीक है, कंसंट्रेशन को जो विलेन हमारा है, और टेम्परेचर हम यहाँ रखें, तापमान जो रखें, ताप रखें 25 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर पर देखें, तो उस समय जो जिंक धातु और विलेन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको कहते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है। और ऐसे ही अगर कॉपर सल्फेट का जो विलेन है, इसकी सांद्रता हमने 1 मोल प्रति लीटर ली है और ताप है 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय जो इनके विभव का अंतर, यानी जो विभवांतर यहाँ पर उत्पन्न होता है उसको कहते हैं मानक अपचयन विभव। तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव। यहाँ पर केवल ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव की बात करेंगे तो ऑक्सीकरण विभव में कोई भी तापमान हो सकता है, और यहाँ पर जो विलेन है उसकी सांद्रता कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव की, तो वहाँ पर जो हमारी सांद्रता है विलेन की वो 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए और ताप जो है 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो उस समय जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं मानक अपचयन विभव। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर जैसे जिंक है, यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है तो जिंक टूटता है Zn2 प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, और यहाँ पर जो विभव होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है। और अगर इसी की सांद्रता जो हमारा विलेन है उसकी सांद्रता कितनी ली जाए, सांद्रता 1 मोल पर लीटर ले ली जाए और टेम्परेचर कितना रखा जाए 25 डिग्री सेल्सियस रखा जाए, तो वहाँ पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं SOP, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी मानक ऑक्सीकरण विभव। जस्ट इसी के विपरीत, इसी का अपोजिट CO2 प्लस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के CO में चेंज होता है, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो अपचयन अभिक्रिया होती है, अपचयन, और उसके कारण जो विभव उत्पन्न होता है हम लोग कहते हैं उसको रिडक्शन पोटेंशियल। यदि इसका जो सांद्रता है विलेन की वो 1 मोल प्रति लीटर ले ली जाए, 1 मोल प्रति लीटर, और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस रखा जाए, तो उस समय जो विभव उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं SRP, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको तो हम लोग दिखाते हैं, इसको अगर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखना होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं E, ये तो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। E यहाँ पर हो रहा है Zn
से Zn2+ के कारण जो उत्पन्न होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इसको दर्शाने का तरीका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। और अगर मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है, मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव बताना है, तो वहाँ पर E को लिख देते हैं E0। ठीक है, ये इसका दर्शाने का तरीका है। यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ पर जो पोटेंशियल इसको कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। और यहाँ पर इसको लिखना चाहे तो यहाँ पर हो जाएगा E Cu2+ से Cu में चेंज हो रहा है, Cu2+ से Cu में। ठीक है, ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पर अगर E को E0 लिखा जाए, क्या लिखा जाए E0, तो यहाँ पर लिखा जाए Cu2+ से Cu में चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर जो विभव उत्पन्न होता है, विभवांतर जो होता है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि मानक अपचयन विभव। आइए अब बात करते हैं कि किसी सेल का वैद्युत वाहक बल कैसे निकाला जाता है। तो हम जानते हैं कि हम किसी सेल को इस तरह से दर्शाते हैं। ये हमारा सेल है, सेल में क्या होती है, दो विलयन होते हैं, वैद्युत अपघट्य, उसमें दो रॉड डूबे हुए होते हैं और उनके बीच में लगा होता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये हो गया सेल। सेल की बात हमने पीछे की थी। यहाँ पर जो बाएं वाला साइड होता है इसको, ये हमेशा होता है एनोड, सॉरी ये होता है एनोड, क्योंकि यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण होती है, और इस पर जो चार्ज आता है वो क्या होता है, इस पर चार्ज आता है निगेटिव, इस पर आता है पॉजिटिव, इसको कहते हैं कैथोड, और यहाँ पर अभिक्रिया होती है अपचयन। तो हमने देखा कि अभी हमने बात की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो हमने देखा कि एक इसको अर्ध सेल कहते हैं, अर्ध सेल, दो अर्ध सेल मिलकर के एक सेल का निर्माण करती हैं। तो एक अर्ध सेल के कारण जो वैद्युत विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो उत्पन्न हो रहा है, और दूसरे अर्ध सेल के कारण जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है, तो उन्हीं दोनों का यूज करके हम जो है किसी सेल का वैद्युत वाहक बल लिखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो इसके कारण जो उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं, इसको हमने लिखा रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि अपचयन ऑक्सीकरण विभव, इसके कारण हमने लिखा रिडक्शन पोटेंशियल यानी आरपी। और इसको हम लोग ए नोड भी कह सकते हैं, ई मतलब वैद्युत वाहक बल हो गया, सॉरी इलेक्ट्रोड विभव हो गया एनोड के कारण, और इसको हम लिख सकते हैं ई कैथोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ऐसा माना गया है, ये आपको जबरदस्ती याद करना पड़ेगा, ऐसा माना गया है कि हम जो है यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हम जो वैद्युत वाहक जो इलेक्ट्रोड विभव लिखते हैं, इलेक्ट्रोड विभव का मान वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया Zn से Zn2+ और दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो ऑक्सीकरण विभव होगा, यानी कि ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है ये Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन लेकर के चेंज हो रहा है Cu में, यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है वो अपचयन हो रही है, और इसके कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो हो जाएगा आरपी यानी रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हम जो है इसको यहाँ पर हमारा जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा उसको हम पलट करके निगेटिव के टर्म में इसको लिख सकते हैं -RP, या फिर RP इज इक्वल टू लिख सकते हैं, सॉरी RP इज इक्वल टू लिख सकते हैं -OP। यहाँ पर हमको पता है कि इसके कारण जो उत्पन्न होगा वो ऑक्सीकरण विभव होगा, और यहाँ पर जो उत्पन्न होगा वो अपचयन विभव होगा। लेकिन इसी सेल का वैद्युत वाहक बल लिखने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू सेल का वैद्युत वाहक बल, यानी इसका EMF ये है, लिखने के लिए ई कैथोड में से ई एनोड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो ई कैथोड होगा, ये ई जो कैथोड है ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा, यानी कि कैथोड पर तो हमको पता है रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, लेकिन एनोड पर ये जो ई ले रहे हैं ये भी रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव ही होना चाहिए। यहाँ पर हमको पता है कि जो विभव उत्पन्न होगा वो ऑक्सीकरण विभव होगा, लेकिन अगर उसको हम लोग पलट दें, मतलब यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है वो Zn से Zn2+ और दो इलेक्ट्रॉन हो रही है, उसी कारण हमने विभव का मेजर किया, विभव को मापा तो कुछ मान आया, तो जो मान आया है वो होगा ऑक्सीकरण विभव। लेकिन हम यहाँ पर सेल का वैद्युत वाहक बल लिखने के लिए यहाँ पर अपचयन विभव लेते हैं। यहाँ पर मतलब कि इसको दिखाना होगा तो हम लोग दिखाएंगे कि Zn2+ जो है ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर के Zn के फॉर्म में कैसे चेंज हो रहा है, इसके कारण जो विभव का मान आ रहा है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर जो भी हमारा ऑक्सीकरण विभव आएगा उसको हम लोग पलट करके लेते हैं, यानी दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल ही होना चाहिए। इसको अभी हम लोग एक एग्जांपल से अच्छी तरह से समझते हैं। माना एक डेनियल सेल में जो जिंक की रॉड है,
और जो कॉपर की रॉड है यहाँ पर जो नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आता है, मान लीजिए हमने वोल्टमीटर से इसकी पहले तो इसकी मान लीजिए कंसनट्रेशन हमने ले ली 1 मोल पर लीटर और टेम्परेचर रखा 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो है इसकी विभव को मापा, विभवांतर को मापा, प्लस और माइनस के कारण जो विभवांतर आया वो मान लीजिए आता है, फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आता है वो 0.76 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए कि हमने इसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर रखी और टेम्परेचर रखा 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने इसके कारण इक्विलिब्रियम पर हमने इसकी जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ऑक्सीकरण विभव को मापा, तो वो आया 0.76 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद हमने ऐसे ही सेम ये मान लीजिए यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है ये एनोड के कारण है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये एनोड है और यहाँ पे ये अभिक्रिया होगी कैथोड होगी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, हमने इसके भी सांद्रता 1 मोल पर लीटर ले ली पर लीटर और टेम्परेचर रखा 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो हमने इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि अपचयन विभव मापा वो आता है 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब हमको बताना है कि अगर जब इन दोनों को मिलाया जाता है, सेल बनाया जाता है, तो सेल का पूरा जो वैद्युत वाहक बल वो कितना होगा, ये हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि ये भी इक्विलिब्रियम पर ही आया है, तो हम जानते हैं कि ये सेल, अगर सेल का वैद्युत वाहक बल निकालना है, ईएमएफ निकालना है, तो उसके कैथोड वाले सिरे में से एनोड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कैथोड पर जो वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, विभवांतर जो उत्पन्न होगा वो एनोड में से माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो कैथोड है ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होना चाहिए, यहाँ पर भी ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही होना चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सेल का ईएमएफ बताने के लिए यहाँ पर जो हमारा ये जो यहाँ ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया हो रही है एनोड पर, यहाँ पर जो ओपी आया है ये किसके कारण है, ओपी जो एनोड के कारण है, एनोड की वजह से अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर जो आया है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ई एनोड के लिए, एनोड पर जो अभिक्रिया हो रही है एनोड के कारण, एनोड पर जो वैद्युत विभवांतर आया है यानी इलेक्ट्रोड विभव आया है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में हमको चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 है तो यहाँ का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए क्योंकि हमको इस सेल का वैद्युत वाहक बल लिखने के लिए कैथोड में से एनोड वाले को माइनस करना होता है। और ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव होगा दोनों ही अपचयन विभव के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर हमने एनोड पर देखा तो अभिक्रिया तो ऑक्सीकरण हो रही है, यहाँ पर जो विभव होगा ऑक्सीकरण विभव क्या कारण होगा, तो जो भी मान आता है उसको हम लोग माइनस के टर्म में लिख लें तो हमारा हो जाएगा अपचयन विभव। और यहाँ पर तो अपचयन विभव हो ही रहा है। अब अगर ई सेल का बताना हो, सेल का वैद्युत वाहक बल, तो ई सेल बराबर हो जाएगा ई कैथोड, कैथोड पर जो रिडक्शन विभव है, तो कैथोड पर तो रिडक्शन विभव यही है, कैथोड ये है, कैथोड पर रिडक्शन विभव हमारा कितना है 0.34 वोल्ट माइनस, उसके बाद एनोड पर जो हमारा रिडक्शन विभव है, तो एनोड पर ये ऑक्सीडेशन विभव है, ये अपचयन विभव बनाया है, और एनोड पर जो रिडक्शन विभव आता है वो इसका विपरीत होगा यानी -0.76 वोल्ट। यहाँ पर रख देंगे -0.76 वोल्ट, यही चीज़ आपको समझानी थी। ठीक है, किसी भी सेल का वैद्युत वाहक बल निकालने के लिए, अब सेल है तो उसमें कैथोड भी होगा और एनोड दोनों चीज़ें होंगी, यानी इसी से तो सेल बनता है, दोनों को मिलाकर ये एक अर्ध सेल है, इसको अर्ध सेल कहते हैं। एक अर्ध सेल है, दो अर्ध सेलों को मिलाने पर ही एक क्या बनता है, सेल बनता है। और दोनों अर्ध जो सेलें होंगी, किसी एक सेल पर क्या होगा, किसी एक सेल पर ऑक्सीकरण होगा, किसी दूसरे पर अपचयन होगा। तो ऑक्सीकरण के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उसको ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, अपचयन के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उसको अपचयन विभव कहते हैं। तो किसी सेल का वैद्युत वाहक बल बताने के लिए हम कैथोड पर जो अपचयन विभव होगा उसको माइनस कर देते हैं, एनोड पर जो अपचयन विभव होता है उसको। तो यहाँ पर हमारा जो कैथोड पर जो अपचयन विभव है वो 0.34 वोल्ट है, ये हमने रख दिया। उसके बाद एनोड पर देखें तो एनोड पर हमारा क्या दिया है, ये है ऑक्सीकरण विभव, लेकिन हम लोग इसको अपचयन विभव में बदल करके उसके बाद इसमें वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो उसको हल करते हैं तो आता है 0.34 वोल्ट, यहाँ जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट, ऐड करते हैं तो 1.10 वोल्ट आ जाता है इस सेल का वैद्युत वाहक बल। चूँकि यहाँ पर हमने सांद्रता 1 मोल पर लीटर ली है और टेम्परेचर कितना रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर ये जो आता है ये होता है सेल का मानक अपचयन, मानक वैद्युत वाहक बल, ये होता है सेल का मानक वैद्युत वाहक बल। ठीक है, यहाँ पर जो उत्पन्न होगा ये मानक अपचयन विभव होगा और यहाँ पर जो उत्पन्न होता है ये भी मानक अपचयन विभव है, और इन दोनों को जब माइनस कर देते हैं तो आ जाता है इसकी सेल का वैद्युत वाहक बल कितने ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर और सांद्रता 1 मोल पर लीटर पर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किसी सेल का वैद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं।
सॉरी, इसको हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो आइए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी कि किसी सेल का वैद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं।